हेलो बैकबेंचर्स, स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा चैनल बैकबेंचर्स वाला में। शुक्रिया सबसे पहले कि अपना जो परिवार है वो 600 से ज़्यादा का हो गया है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो 12th का फिजिक्स है आपका अभी हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, तो उसके दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा आज का। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो है ना ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, रेडिएशन एंड मैटर का ये वाला जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का वन शॉट में खत्म करेंगे ना। यानी कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स बोलोगे तो एक वीडियो उसके लिए सेपरेट कर देंगे, अलग से बना देंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से समझिएगा, अपना शॉर्ट नोट रेडी करते रहिएगा, ठीक है। तो टॉपिक है अपना कि जो लाइट है यानी कि जो अपना प्रकाश होता है, वो प्रकाश दो तरह के प्रॉपर्टी दिखाता है, एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी और एक वेव की प्रॉपर्टी। यानी कि एक पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव करेगा और एक तरफ वेव नेचर जैसा बिहेव करेगा। तो सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर के जैसा बिहेव करता है। लेकिन उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि जो पार्टिकल यानी कि जो लाइट है वो वेव के जैसा बिहेव करता है। फिर उसके बाद कुछ और आए ना, उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि लाइट जो है दोनों तरफ की बिहेव रखता है, यानी कि पार्टिकल का नेचर भी रखता है वो अपने अंदर और वेव का भी नेचर अपने अंदर रखता है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखना कि जो लाइट है दो तरह का नेचर दिखाएगा, एक पार्टिकल का और एक वेव का। तो इस चैप्टर में मुख्य उद्देश्य क्या अपना पढ़ने का मेन एम क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जब बताया गया, लाइट का एक प्रॉपर्टी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये जो आपको दिया गया है, ये जो आपकी ये जो सिद्धांत है, फिर जो गुड लाइट के बारे में बताया गया, ये जो है लाइट को पार्टिकल मान के ये चीज बताया गया, समझ रहे ना कि लाइट जब पार्टिकल रहेगी तब इस तरह का बिहेव करेगी। यानी कि जो इसके बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, लाइट जब पार्टिकल रहेगी तब ऐसा बिहेव करेगी ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जैसे कि मान लो कोई आपका मेटल है और आपको मैं बता दूं कि जो प्रकाश है यानी कि जो लाइट है, ये जो लाइट है आपका, ये आपका एक फोटॉन नामक छोटा सा क्या होता है, कण होता है। फोटॉन नामक छोटा सा पार्टिकल होता है जिसके रूप में लाइट क्या है, चलती है ना। छोटा सा पार्टिकल क्या होता है, फोटॉन, जिसके माध्यम से ये चलती है। और ये फोटॉन जो होता है ना, फोटॉन के पास कुछ एनर्जी होती है, हाँ ठीक है, फोटॉन के पास एनर्जी होती है और इसका जो रेस्ट मास यानी कि विराम अवस्था में जो इसका जो द्रव्यमान होता है इस फोटॉन छोटे से कण का इसका द्रव्यमान 0 होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में फोटॉन के बारे में और पढ़ेंगे। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं। तो लाइट जो है फोटॉन के रूप में आएगी, इतना कंफर्म है ना, लाइट जो है फोटॉन के रूप में आएगी। और हमने जो मेटल लिया है यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे कि नहीं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन धातु में या फिर मेटल में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको थोड़ा से भी एनर्जी मिलने पर वो अपने धातु को छोड़ के बाहर निकल जाए। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसमें धातु में पाए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि इसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिली, अगर थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो ये इसका साथ छोड़ के चले जाएंगे ना। थोड़ा सा भी इनको एनर्जी मिली तो वो ये जो है इसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। और ये जो एनर्जी थोड़ी सी है, ये थोड़ी सी एनर्जी देने का कार्य करता है कौन, फोटोन, ठीक है। तो जब प्रकाश जो है आता है किसी धातु की सतह पर, ये जो आपकी सतह है, ये सतह पे ना छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, समझना। जैसे कि प्रयास करना समझने की, देखना जरा, जैसे कि आप मान लो ये मेटल है आपका ना, ऐसे कहीं रखा गया है, तो ये जो आपकी ये है ना, ये छोटी सी ऐसी परत होगी, जमी होगी ऐसे ऊपर, तो इस परत पे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ऐसे बहुत सारी परतें होंगी जिसपे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और बहुत सारी परतों को मिलाकर ये पूरा धातु बन गया ना। तो इसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इस पे थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो इस सतह पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन
इसका साथ छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी कि थोड़ी जो प्रकाश है, अब प्रकाश मैं इसके ऊपर गिराऊंगा, जैसे कि अब प्रकाश इसके ऊपर मैं गिराऊंगा, तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो निकल के ऐसे मैंने गिराया और ऐसे निकल गए, ऐसे गिराया ऐसे ये निकल गए, ऐसे गिराया ऐसे ये निकल गए। क्या गिरा रहा हूँ? प्रकाश। और प्रकाश किसके रूप में चलता है? फोटोन। और फोटोन के पास क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा भी मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन धातु से निकल जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतना क्लियर? अब यहाँ पे जो है प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। और प्रकाश किसके रूप में आ रहा है? फोटोन के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश जो है फोटोन के रूप में आ रहा है। और ये जो फोटोन है आपका, फोटोन के पास जो ऊर्जा होती है h न्यू के बराबर होती है। h जो है आपका क्या है? प्लांक कांस्टेंट, यानी कि प्लांक नियतांक है, जिसका मात्रक क्या होता है? जूल इनटू सेकंड होता है। और आपका जो न्यू है, न्यू को हम लोग एफ से भी लिखते हैं, एल से भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू से लिखें। न्यू एफ एल एक ही चीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, ठीक है? आवृत्ति यानी कि एक चक्कर में मतलब एक सेकंड में चक्रों की संख्या, ठीक है? तो इसकी मात्रा क्या होता है? सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है? इतना क्लियर? यानी कि जो लाइट है ये सतह पर आ रही है, तो लाइट किसके रूप में चल रही है? फोटोन के रूप में। तो हर एक फोटोन के पास कितनी ऊर्जा होगी? h न्यू। इसको हम लोग तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ के माध्यम से भी लिख सकते हैं, जो होती है hc/λ। ये सब फार्मूला आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना। तो इस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है, h न्यू hc/λ दोनों बराबर होते हैं। और लैम्डा क्या है आपका? ये आपका है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ, जिसकी जो इकाई होती है एंगस्ट्रॉम में भी होती है, मीटर में होती है। यानी कि एक प्रकार की वेवलेंथ यानी कि दूरी है ना, इसकी इकाई एंगस्ट्रॉम में भी होती है और मीटर में भी होती है। तो समझ गए ना? इस फोटोन के पास कितनी ऊर्जा है? h न्यू या फिर hc/λ। तो ये h न्यू ऊर्जा यानी कि h न्यू एनर्जी जब इस सतह पर गिरेगी, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब एनर्जी, इस एनर्जी को ये पाएंगे, तो यहाँ से ये एनर्जी लेकर ये सन से निकल जाएंगे। ऐसे आएगी प्रकाश, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रकाश आएगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया होगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर घुसेंगे और फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेते हैं और फिर कितनी एनर्जी लेकर निकल जाते हैं, और निकलने के बाद जो इनको वेग प्राप्त होता है, उस वेग के कारण इनके पास कितनी गतिज ऊर्जा होती है, इनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कब होगी, इन सब के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और फोटोन के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो कॉपी करना, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अब समझते हैं हम लोग फोटोन के बारे में ना। फोटोन के बारे में मैंने भी आपको केवल बहुत कम ही बताया है। क्या होता है फोटोन? देखना जरा। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? और फोटोन की जो स्पीड होती है कहाँ पे? एयर में और वैक्यूम में कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एयर और वैक्यूम में फोटोन की स्पीड कितनी होती है? लाइट के बराबर, ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि इसकी जो एनर्जी होती है कितनी होती है? h न्यू, अभी आपको बताया। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? hc/λ ना। इसके पास कितनी एनर्जी होती है? h न्यू और फिर hc/λ। और ये जो है ना छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, पैकेट्स रूप, यानी कि ऐसे बहुत सारे पैकेट्स मिल जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे एक फोटोन, ऐसे बहुत सारे पैकेट्स मिल जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे एक फोटोन ना। तो ऐसे पैकेट्स के रूप में चलते हैं। तो इसके पास एनर्जी इतनी होती है, और इसके पास मोमेंटम जो होता है यानी कि p, क्या? मोमेंटम जो होता है, ठीक है? कितना होता है इसके पास मोमेंटम यानी कि संवेग कितना होता है? p बराबर h/λ। लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य ना। तो आपका h क्या है यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट ना, जिसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.6 × 10⁻³ जूल / सेकेंड ना।
इसका मात्रक क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड। और सी क्या है आपकी, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि, और इसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ कहाँ पे, एयर और वैक्यूम में। और यदि हम फोटोन को, ये जल है और यहाँ पे कुछ फोटोन रखे हैं, इस फोटोन को जल में से निकाल कर हवा में लेके जाते हैं, तो इसके एनर्जी पर किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार का अंतर नहीं देखने को मिलता है। यानी कि जितनी एनर्जी यहाँ पे रहेगी उतनी एनर्जी यहाँ पे रहेगी, यानी कि फोटोन को मीडियम चेंज करने पर उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। ठीक है, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, 2 मिनट नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ेंगे ना। आई होप आपका ये नोट होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जरा समझना अच्छे से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डिफिनेशन से ज्यादा करके बोर्ड एग्जामों में या फिर आपके आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम में ज्यादा करके पूछते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य और कार्यफलन। तो समझना क्या होता है देहली, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डबल होती है। तो देहली आवृत्ति क्या होती है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, समझना ध्यान से, ये आपका क्या है, मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जो आपका प्रकाश आ रहा है इसके पास एनर्जी h न्यू है ना, तो ये जो है इतनी मिनिमम होनी चाहिए, ये h न्यू जो है यानी कि आवृत्ति इतना मिनिमम होना चाहिए कि ये केवल यहाँ पे आए और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दे। इतनी हम लोग बोल सकते हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी कि वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, तो वह आवृत्ति क्या कहलाती है, आपकी देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, यानी कि, और देहली आवृत्ति को हम लोग लिखते हैं किससे, न्यू नॉट से ना, किससे लिखते हैं, न्यू नॉट से। और इसी प्रकार होता है आपका देहली तरंग दैर्घ्य। देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है, हमने क्या बोला था आपको, यदि यहाँ पे एनर्जी प्रकाश आ रहा है तो इसको हम लोग hc/λ भी बोल सकते हैं, इसके पास एनर्जी इतनी होगी hc/λ, तो ये जो आपका लैम्डा है ये इतना अधिक होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये जो आपकी आवृत्ति है इतनी कम होनी चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि आपकी जो लैम्डा है यानी कि जो वेवलेंथ है इतनी अधिक होनी चाहिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। तो वो वही जो लैम्डा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है वही लैम्डा क्या कहलाएगा, आपका देहली तरंग दैर्घ्य, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना। क्लियर हुआ इतना, समझ में आया ना। और इसको हम लोग लिखाते हैं किससे, लैम्डा नॉट से। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग इधर देखते हैं, थोड़ा यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग क्या, कार्यफलन। कार्यफलन को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो कार्यफलन क्या होता है, ये कहता है कि वह न्यूनतम एनर्जी, यानी कि वह मिनिमम ऊर्जा, या फिर बोल सकते हो फोटोन की वह मिनिमम एनर्जी जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके, जो किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सके, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी कि ये जब लाइट जो है इस पे गिर रही है तो इसके पास एनर्जी होगी h न्यू, तो ये जो है E जो है इतना मिनिमम होना चाहिए, या फिर इतना मिनिमम होना चाहिए कि यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको इधर निकाल सके,
तो यही मिनिमम एनर्जी आपकी कहलाती है कार्यफलन, जिसको हम लोग लिखते हैं फाई से या फिर डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, कार्यफलन को फाई या फिर डब्ल्यू से दिखाते हैं। कार्यफलन क्या होता है कि वह न्यूनतम एनर्जी या फिर वह मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये सब होता है, तो वह न्यूनतम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। अब समझना जरा हमको समझना कि और समझना एक चीज यहाँ पे समझना कि हर एक धातु की जो कार्यफलन होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि मैं बोलूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और ये धातु है मान लो सोडियम की, ये प्लेट जो है सोडियम की है और यहाँ पे मैंने किसी और धातु की ले ली, कॉपर वगैरह की ले ली ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसका जो कार्यफलन होगा यहाँ, इसका कार्यफलन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा, हर जगह हर सतह पे इसका कार्यफलन समान होगा ना। और देखना कि अगर अलग धातु ले ली हमने तो इसका कार्यफलन अलग होगा, इससे डिफरेंस होगा। यानी कि ये धातु जो है फोटोन से कितनी एनर्जी ले रहा है, ये जो धातु है जो प्रकाश आ रहा है इसके ऊपर, इसके पास कुछ एनर्जी है, इस एनर्जी में से ये कितनी एनर्जी ले रहा है धातु इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। अभी आप जाएं 10 रुपया लेके और आपको 3 सेंटो फ्रेश लेना है ना, दुकान पे गए आपको 3 सेंटो फ्रेश लेना है, आपके पास कितनी है 10। ऐसे ही मान लो आपके पास टोटल 10 रुपया है, टोटल कितना है 10 रुपया है और आपको जो दुकान वाला है 3 रुपया लेगा आपको सेंटो फ्रेश देने के लिए, तो आपसे मिनिमम कितना रुपया लिया उसने 3, तो 3 आपका कार्यफलन हो जाएगा। यानी कि ये फोटोन है, ये जो फोटोन है ये मान के चलो 10 जूल एनर्जी लेके आ रहा है और ये जो मेटल है, ये मेटल जो है इससे 4 जूल एनर्जी ले रही है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने के लिए। अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फोटोन के 10 जूल में से 4 जूल एनर्जी ये धातु ले रही है, तो ये जो 4 जूल एनर्जी ले रही है ना, इसका ये वर्क फंक्शन हो जाएगा, यानी कि कार्य फलन हो जाएगा ना। इतना क्लियर। और बाकी जो एनर्जी बचेगी 6 जूल, वो 6 जूल इलेक्ट्रॉन को गति देने में प्रदान कर देगी, यानी कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है ना इलेक्ट्रॉन की, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कार्यफलन आपको समझ में आया कि नहीं? 10 जूल एनर्जी लेके आ रहा है प्रकाश और ये जो आपका धातु है मेटल है, ये केवल 10 में से इससे 4 जूल ले रही है अपने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए ना। तो ये जो 4 जूल एनर्जी ले रही है इसका क्या हो जाएगा कार्यफलन। अब यहाँ कॉपर वाले पे आ रहा है 10 जूल लेके, तो ये ले रहा है 5 जूल, यानी कि इसका वर्क फंक्शन अलग है ना, समझ रहे हो ना। 5 जूल ले रहा है अपने इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, तो ये 5 जूल क्या हो जाएगा आपका वर्क फंक्शन हो जाएगा। इतना क्लियर। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं उसके पास गतिज ऊर्जा कैसी क्या होती है ना। आपको नोट्स अपने हिसाब से मतलब डायग्राम वगैरह बना के रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ स्टॉप करके उसको नोट्स कर लोगे तो अच्छा रहेगा ना। बाकी कहीं डाउट हो तो बोलिएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? आई होप क्लियर ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कार्यफलन फिर क्या होती है। पूरा एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक है। अब देखना जरा समझना, ये आपका धातु है, 2 नहीं एक ही है, इसके सतह पे कुछ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ना। अब यहाँ से जो फोटोन है, यानी कि कोई मान लो ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है ना, और प्रकाश किसके रूप में आ रहा है? फोटोन के रूप में। मान लेते हैं इसके पास ऊर्जा कितनी है E, और E बराबर होता है h न्यू के और hc अपॉन लैम्डा के। इसके पास एनर्जी कितनी है जो प्रकाश आ रहा है E, और इस धातु का जो कार्यफलन है, कार्यफलन को हम लोग फाई से दिखाते हैं फिर W से दिखाते हैं। इसके पास जो कार्यफलन है ना, मान लेते हैं हम लोग इसके पास जो कार्यफलन है, ये कार्यफलन है इसके पास फाई या फिर मान लो W ना, फाई या फिर W कुछ भी मान सकते हो, मैंने फाई मान लिया, ठीक है। तो इसके पास जो कार्यफलन है, यानी कि ये कितना, ये इसके पास E लेके आ रहा है ना, और इसका जो कार्यफलन है फाई,
यदि, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि जो ये फोटोन आ रहा है इसके पास एनर्जी E है और धातु जो है फाई, इसका कार्यफलन इतना है, यानी कि फाई क्या है कि इससे कितनी ऊर्जा लेके अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। अब जैसे आप गए 10 रुपया लेके, आपको 15 रुपए का क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए ना, 10 रुपए लेके गए, 15 रुपए का ब्रेड चाहिए, तो आपको दुकान वाला देगा क्या, नहीं देगा। वैसे ही मान लो यदि आपके जो प्रकाश है ये 10 जूल एनर्जी लेके आ रहा है और इसका जो कार्यफलन है ये तब इलेक्ट्रॉन देगा जब इसको 15 जूल की एनर्जी मिलेगी। कब इलेक्ट्रॉन देगा, जब इसको 15 जूल की एनर्जी मिलेगी, और ये लेके कितना आ रहा है, 10 जूल। तो क्या ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रुकेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं पाएगा। जब तक 15 जूल या फिर 15 जूल से अधिक ऊर्जा नहीं लेके आएगा वो, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलने वाले, कतई नहीं निकलने वाले, कतई निकलने वाले नहीं है ना। यानी कि जब E जो है छोटा होगा कार्यफलन से, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, उत्सर्जित नहीं होंगे। यदि E बराबर होगा फाई के, E बराबर होगा फाई के, तो इस टाइम जो होता है, इस समय, तो जो E बराबर होगा वो बराबर होगा h न्यू नॉट के और Hc अपॉन लैम्डा नॉट के। तो न्यू नॉट क्या होता है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश से जो धातु से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, वह न्यूनतम तरंग, वह अधिकतम तरंग है जो इलेक्ट्रॉन को धातु से उत्सर्जित कर सके, और बराबर फाई। तो जब ये दोनों बराबर होंगे, कार्यफलन उत्सर्जित तो होगा लेकिन वो कहीं जाके एकदम रुक जाएगा। बताऊंगा कहां है, किस लिए रुक जाएगा, ध्यान, इस बात को ध्यान में रखना। रुक क्यों जाएगा, पूरा फेल करा दूंगा फिजिक्स वाला चैप्टर, ठीक है। रुक किस लिए जाएगा, जब धातु के कार्यफलन के बराबर फोटोन एनर्जी लेके आएगा, यानी कि उसकी जैसे कि आपके पास उतना ही रुपया है, बाजार में गए आप घूमने और आपको लेना क्या है, मान लो आपको लेना क्या है, बिस्किट लेना है 10 रुपए का, तो आपके पास 10 रुपया ही है और आपने 10 रुपए का बिस्किट ले लिया, और अब आप आगे वाली दुकान पे कुछ और नहीं ले सकते, यानी कि आप वहीं है, फिर वहां से फिर वापस आ सकते हैं ना, आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, पैसा ही नहीं है, पैसा ही सब कुछ है ना, समझिए ना। कि यानी कि जब इसकी एनर्जी, यानी कि जितनी एनर्जी ये लेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए, 15 जूल एनर्जी लेगा मान लो, तो ये 15 जूल ही लेके आ रहा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो यहीं कहीं रुक जाएगा ना, क्योंकि उसके पास केवल उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे एनर्जी लेके आ रहा है ना, समझना ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लेके आ रहा है, तो इस समय जो इसके पास आवृत्ति होगी, इस समय इस फोटोन के पास जो फ्रीक्वेंसी होगी, वही फ्रीक्वेंसी कहलाती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वही वेवलेंथ कहलाती है आपकी तरंगदैर्घ्य। आपकी वेवलेंथ जो है वो कहलाती है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी कि देहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, इतना क्लियर। अब E जो है बड़ा होगा फाई से, तो इस समय क्या होता है, तो जो E बराबर होगा फाई के प्लस EK के। अब EK क्या है उसको एकदम ध्यान से समझना, पूरा फील हो जाएगा। कितना है, अब मान लो इसका कार्यफलन जो है 10 जूल है, और यहाँ पे जो है प्रकाश जो है 15 जूल एनर्जी लेके आ रहा है। अब कार्यफलन इसका 10 जूल है, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लेगा, 10 जूल, लेकिन लेके कितना आ रहा है ये 15 जूल। अब 15 में से ये 10 तो ले लेगा, बाकी 5 कहाँ गई 5 जूल एनर्जी। अब 10 तो ले लिया है इलेक्ट्रॉन निकालने में, बाकी इसकी 5 जूल एनर्जी किधर गई। अब ये 5 जूल एनर्जी जो है कहाँ जाएगी, उसको ध्यान से समझना। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको एक गतिज ऊर्जा मिल जाएगी, और वो गतिज ऊर्जा 5 जूल के बराबर होगी। यानी कि कुल मिलाके ऊर्जा संरक्षण के नियम पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कार्य कर रहा है ना, कार्य कर रहा है। यानी कि 15 जूल एनर्जी लेके आया और ये 10 जूल ले लिया इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, बची 5 जूल एनर्जी। 5 जूल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसको गति देगा, जाओ तुम वहां तक चले जाओगे ये एनर्जी लेके।
और जब यही चीज इसके बराबर रहेगा तो ये केवल इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ना कि उसको गति देने में मदद कर पाएगा, केवल इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्प कर सकता है बस ना। इतना क्लियर है ना। अब देखना यहाँ पे जो E आ रहा है, ये E जो है इसके और इस यानी कि जो प्रारंभिक एनर्जी है और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक पूरी घटना होने के बाद जो एनर्जी दोनों बराबर है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पे यहाँ पे कार्य हो रहा है। समझ में आया इतना चीज? आई होप आपको समझ में आया रहेगा ना। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखना ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए न्यू नॉट और लैम्डा नॉट, बाकी ये उत्सर्जित होगा, कब उत्सर्जित होगा और कब नहीं होगा, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट करो। फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जरा उसको देखना कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेना। जैसे कि ये मेटल है आपका, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। ये जो है आपका सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से प्रकाश आ रहे हैं, यहाँ से क्या हो रहे हैं? प्रकाश आ रहे हैं। तो यहाँ से जो प्रकाश आ रहे हैं, यदि इस प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तीव्रता बढ़ाने का मतलब ये है कि आने वाले प्रकाश की जो वेग है यानी कि स्पीड है उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, बहुत तेजी से प्रकाश आए ना। तो इस ये जो प्रकाश है फोटोन के रूप में आता है, तो इसके प्रत्येक फोटोन में h एनर्जी होती है, पता है आपको ना। तो ये h एनर्जी जब इसकी प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो तीव्रता बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे पहले मानो तीव्रता नहीं बढ़ाए थे, पहले तीव्रता नहीं बढ़ाए थे, तो इस सतह पर जो है फोटोन जो है 1 सेकेंड में मान लो 250 फोटोन आ रहे थे इस सतह पर। यदि हम लोग तीव्रता बढ़ा दिए, 2 सेकंड तीव्रता बढ़ा दिए, यानी तब 1 सेकेंड में मान लो 500 फोटोन आ रहे हैं इस सतह पर। तो ये जो फोटोन आ रहे हैं केवल इनकी संख्या बढ़ रही है तीव्रता बढ़ाने पर, और तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा? तीव्रता बढ़ाए तो यहाँ पे जो सतह पर आने वाले फोटोन है उनकी संख्या बढ़ रही है, और जब संख्या बढ़ रही है तो ये फोटोन मान लो इसको निकाल दिया, ये फोटोन इसको निकाल देगा, ऐसे ये इसको ऐसे। तो जब फोटोनों की संख्या बढ़ रही है तो धातु से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। जब तेजी से प्रकाश आएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी संख्या निकलने की बढ़ जाएगी ना। पहले मान लो 1 सेकंड में 250 फोटोन आ रहे थे, तो इसमें से 150 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे। अब कितने हो रहे हैं? 300 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। यानी कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के निकलने की संख्या भी बढ़ गई और फोटोन की आने की संख्या भी बढ़ गई। लेकिन ये जो प्रत्येक फोटोन के पास h एनर्जी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो उतनी ही रहती है जितना तेजी से प्रकाश आए। जैसे कि मान के चलो कि ये प्रकाश पहले ऐसे आ रहा था, कैसे? ऐसे आ रहा था, इसके पास एनर्जी थी h। अब प्रकाश ऐसे आया, इसके पास एनर्जी अब भी h रहेगी। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक, ये मतलब कि ये पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। ये आने वाले प्रकाश को हम लोग बोलते हैं आपतित प्रकाश, और ये जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है यानी कि इंटेंसिटी जो है इसकी, तीव्रता जो है इसकी, यदि इसको बढ़ा दिया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी ना। और आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी, आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। मैं लिख नहीं रहा हूं अच्छे से क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा समझा रहा हूं यहाँ पे ना। ये आपको मैं बता रहा हूँ ना, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम जो आइंस्टीन का है ना। आइंस्टीन कहाँ से आगे बीच में उन्होंने इस चैप्टर में दिया था, तो वो पहला नियम आप समझ के इसको पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा क्या होता है, यदि मैंने सब आपको बता दिया, हर एक नियम बता दिया, बस उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइन से। यदि मैं बोलूँ कि ये जो फाई है, ये फाई जो है ज्यादा हो फोटोन के आने वाले एनर्जी से, तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे? नहीं होंगे, जब तक ई ज्यादा नहीं होगा आपके पास। आप सामान लेने गए 20 रुपए का, आपके पास 10 रुपए है, 20 रुपए का सामान है, ये 10 रुपया लेके आ रहे हैं, तो सामान मिलेगा नहीं। यानी कि जब ऐसा हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे।
और जब ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, निकलेंगे। इतना क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या था कि ये सब जो प्रक्रिया है इसको होने में बहुत कम समय लगता है, यानी कि क्षण भर में ये समय, इसको हम लोग पश्चता बोलते हैं, फिर हम लोग बोल देते हैं क्षण भर में क्रिया हो जाती है। तीसरा नियम था। चौथा नियम क्या था कि यदि आने वाले फोटोन जो है उनकी आवृत्ति को हम लोग बढ़ा देते हैं, उनकी आवृत्ति को हम लोग बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि हो जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और एक बात, यदि हम लेम्डा है इसको हम लोग बढ़ा देते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है। ये आपके थे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दे ब्रोगली का जो संबंध है, रिलेशन है, उसको हम लोग देखेंगे ना, कि जो फोटोन का पी है वो कैसे निकलता है, यानी कि मोमेंटम कैसे निकलता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया रहेगा। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर आप लिखे तो होंगे ही, बट मैं आपको वन शॉट वीडियो में समझा रहा हूँ तो आपको ऐसे समझते ही लगेगा। ठीक है, मैंने कुछ एक लिखा था आपके लिए, जरा सुनिए गौर से। फरमाइएगा, बोलो, सुनाए, सुना रहे हैं, खुद से लिखा था। तो आप बोलोगे कि भैया ऐसे ऐसे विचार कब से आने लगे आपके मन में ना। सुनना जरा कि ये मोहब्बत की अदालत भी गजब की होती है ना, ये मोहब्बत की अदालत भी गजब की होती है ना। एक तरफे आशिक को बिन गलती के मुजरिम ठहरा देती है। ये मोहब्बत की अदालत भी गजब की होती है ना, कि एक तरफे आशिक को बिन गलती के मुजरिम ठहरा देती है और 4 दिन की मोहब्बत के लिए उम्र कैद की सजा सुना देती है। ये मोहब्बत की अदालत भी गजब की होती है। फरमाइएगा, हाँ, रिसाल बोल लो कमेंट करके। देखना अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, दे ब्रोगली रिलेशन। ठीक है, दे ब्रोगली रिलेशन क्या होता है देखना। आपको एक चीज पता है ना कि आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत था, E बराबर mc स्क्वायर ना, E बराबर क्या, mc स्क्वायर, ये भी डेल्टा E होता है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आपको इतना याद रखना कि E बराबर mc स्क्वायर ऐसा करके कुछ होता है ना, E बराबर mc स्क्वायर करके ऐसा भी कुछ होता है। तो दे ब्रोगली रिलेशन क्या होता है, अब उस शायरी में मत खोए रहिएगा। पहले आप लोग खोलो, उस शायरी में खोलो, फिर जब अपने यक्स वगैरह क्रश वगैरह को याद करके संतुष्टि मिल जाए ना, तब बताना, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप एकदम अच्छे से सोच लो, नहीं तो फिर दिक्कत कर देगी ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो फिर दिक्कतें रह जाएगी। एकदम अच्छे से सोच लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम सोच लिए, आगे बढ़े, क्रश के बारे में सोच लिए। देखना दे ब्रोगली रिलेशन क्या होता है, कि मैंने आपको क्या बताया कि जो आने वाले फोटोन है उनकी एनर्जी क्या होती है, h0 या फिर hc/λ। अभी h0 लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव कर रहे हैं, एक पूछा भी जाता है 5 नंबर 3 नंबर में। तो E बराबर h0 हम लोग मान लेते हैं कि जो फोटोन है इसका जो गतिज द्रव्यमान है वो m है, और इसकी जो स्पीड है वो c है। c को हम लोग दिखाते हैं स्पीड ऑफ लाइट से ना, वो c है। तो इसके बाद आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार, ठीक क्या हो जाता है, E बराबर mc स्क्वायर। पहले इसकी बस एनर्जी h थी, अब भी उतनी है mc स्क्वायर ना, mc स्क्वायर में समझिएगा, mc स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एनर्जी बराबर होंगे ना, बराबर होंगे ना, बराबर दिखाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है।
एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर। अब जरा यहाँ से अब आप एक काम करिएगा, इस न्यू को इधर लेके जाइए, एम सी स्क्वायर अपॉन न्यू हुआ, और न्यू क्या होता है आपको पता है, सी बराबर न्यू लेम्डा होता है, ऐसा एक रिलेशन होता है ना। किसमें, प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंग में ऐसा एक रिलेशन होता है कि सी बराबर न्यू लेम्डा। अब यहाँ से न्यू का मान याद करना, जरा क्या होगा, सी अपॉन लेम्डा। अब यहाँ पे न्यू का मान रखना, जब यहाँ पे हम लोग सी अपॉन लेम्डा रखेंगे तो ये एम सी स्क्वायर, और जब यहाँ पे सी रखेंगे और लेम्डा ऊपर चला जाएगा ना, तो एक सी से एक सी कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। और आपको पता है कि एम सी इंटू लेम्डा मिला हमको, और आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, mb, यानी कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और उस पदार्थ की वेग का गुणनफल, और b आपका क्या है, वेग है, और c आपका क्या है, वेग है। तो यहाँ पे मैं P लिख सकता हूँ। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, लेम्डा बराबर h अपॉन P, और यही आपका क्या है, दे ब्रोगली रिलेशन। इतना क्लियर हुआ। फिर समझाता हूँ कि पहले इसी पास फोटोन के पास एनर्जी कितनी थी, h न्यू थी, या फिर h c अपॉन लेम्डा थी। अब डायरेक्ट यहाँ पे h c अपॉन लेम्डा करके बराबर करेंगे ना तो भी आ जाएगा। मैं थोड़ा आपको ये सब बीच में ये सब भी आ जाए इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है, जिससे कि आपका ये सब भी पॉइंट क्लियर हो जाए। तो h न्यू एनर्जी थी इसके पास, तो दोनों को मैंने इक्वल किया, सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार कितनी एनर्जी होगी mc स्क्वायर, तो मैंने न्यू को इधर रखा। अब न्यू का मान क्या होता है, c बराबर न्यू लेम्डा होता है, न्यू का मान निकाला क्या, c अपॉन लेम्डा। तो यहाँ पे मैंने न्यू की जगह पे c अपॉन लेम्डा रख दिया, c से c कट गया, mc हुआ, mc इनटू लेम्डा, और mc जो होता है mb यानी कि p यानी कि मोमेंटम संवेग। तो यहाँ पे मैंने p को इधर भेज दिया, तो करंट देयर बराबर क्या हो गया, h अपॉन p। दैट्स, और h क्या है आपको पता है ना, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया रहेगा। अब आपका प्रश्न पूछेगा ना तो इन्हीं सब चीजों में से ही पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो कंफर्म है। अब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इसकी अगले वाले वीडियो में।